Good morning, students. Today is our live class for class 6th, Major Domains of the Earth in Geography. Geography में एक लेसन है आपका मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस पे हमारा आज का लेसन रहेगा मेजर डोमेन्स। मेजर मतलब मुख्य, डोमेन्स मतलब मंडल, ऑफ द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी के मुख्य मंडल कौन कौन से हैं। जैसे हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और बायोस्फेयर है। ये 4 मेन डोमेन्स होते हैं अर्थ के। 4 मेन डोमेन्स होता अर्थ। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, नेक्स्ट हाइड्रोस्फेयर, नेक्स्ट एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। जो लिथोस्फेयर है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, लिथोस वर्ड से लिया गया है। और लिथो मतलब होता है भूमि या सॉलिड पार्ट जिसमें कि माउंटेन होते हैं, लैंड पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। तो वो चीज आपकी किसमें आएगी, लिथोस्फेयर में आएगी। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो आप सभी जानते हैं, हाइड्रो मींस वाटर। हाइड्रोस्फेयर वो चीज जिसमें कि हाइड्रो जो जल से संबंधित बातें होंगी, सभी जल का एरिया होगा, वास्ट बॉडीज होंगी, जैसे सीज है, लेक्स है, रिवर्स है, आइस शीट्स हैं। तो ये सब आपकी किसमें आएंगी, हाइड्रोस्फीयर में। उसके बाद एटमॉस्फेयर मतलब जैसे कि वायुमंडल हिंदी में इसको कहते हैं, और इसका मतलब होता है सांस लेने के लिए या जितनी भी गैसें की हमें आवश्यकता होती है उन गैसों का जो मिश्रण है वो सारा एटमॉस्फेयर में होगा। उसके बाद आता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर से मतलब है, बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। जितने भी डोमेन्स हैं तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका बायोस्फीयर होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव जंतु के सस्टेन करने के लिए, सस्टेन मतलब जीवित रहने के लिए कुछ इसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो सभी के सभी बायोस्फीयर में होते हैं। तो इसी वजह से जो हमारी अर्थ है उस पे बायोस्फीयर मिलते हैं, ज्यादा एरिया मिलते हैं, और वो सभी आवश्यक चीजें होती हैं जिंदगी के लिए, जीवन जीने के लिए, सस्टेनेबल ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी मिलता है। तो पानी के साथ हमें ग्रीनरी भी हमें होती है, और सभी जो एक जीवित रहने के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें होती हैं वो सब अर्थ पे मिलती हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे कि दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन संभव नहीं है, जबकि हम हमारे अर्थ पर जीवन संभव है। और आज का जो लेसन है वो मेजर प्लैनेट्स होती अर्थ पर ही रहेगा हमारा। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ रहेगा, ठीक है। और मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मैंने बताया कि कौन कौन से हैं आपको। फर्स्ट लिथोस्फीयर, फर्स्ट आपका कौन सा रहेगा, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। नेक्स्ट आपका होगा हाइड्रोस्फीयर, उससे नेक्स्ट होगा आपका एटमॉस्फेयर, एंड देन बायोस्फीयर। इन स्फीयर्स के विषय में आज हम पढ़ेंगे चारों के विषय में। जो वर्ड ओरिजिन है, मतलब ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमॉस का मतलब होता है वेपर,
एंड हाइड्रोर का मतलब होता है वाटर, बायोस का मतलब लाइफ। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स का मीनिंग निकाल सकते हैं। लिथोस्टोन, जैसे मैंने हार्ड पार्टिकल्स अभी आपको बताए थे कि जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। एटमॉस मतलब वेपर, वाटर वेपर, वेपर मतलब वाष्प, ठीक है। तो इस तरह से हीटर का मतलब होता है वाटर और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो इस तरह से ये शब्द भूमंडल, भूमि का मंडल जिसमें भूमि वाला पार्ट होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, वायु का पार्ट, वायुमंडल वाला पार्ट, वायुमंडल बोलेंगे इसको हम। उसके बाद ग्लो का मतलब वाटर, तो जलमंडल इसको कहेंगे, जलमंडल। और फिर बायोस्फीयर, बायोस मतलब जीव मंडल। तो इस तरह से ये सभी जो शब्द हैं वो आएंगे आपको लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे स्फीयर अभी मैंने आपको बता दी थी, ये जलमंडल, ये सब मंडल अभी आपको मैंने बताया। इस तरह से जो अर्थ है ये हमारी मेन किससे घिरी हुई है, यहाँ पे वाटर बॉडीज आप देख सकते हैं। ये जो पार्ट है जो ब्लू कलर में, मैप वाले लेसन में हमने पढ़ा था कि ब्लू कलर इसको डिनोट करता है वाटर को। तो ये जितना भी पार्ट ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, जितना भी, ये सारे क्या है, वाटर एरिया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है आपका लैंड एरिया। तो जो भूमि वाला पार्ट है, भूमि में हमको क्या मिलेगा, प्लेन्स मिलेंगे आपको, प्लेटूज मिलेंगे, माउंटेन्स भी इसी में शामिल होगा भूमंडल में। और ये सब जितने भी हमारे कंटिनेंट हैं ये सब आपके इसमें काउंट होंगे लैंड एरिया में। और लैंड एरिया जो लिथोस्फीयर हम बोलेंगे, कौन सा, लिथोस्फीयर, भूमंडल, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर वाला एक है ये, जैसे कि जितने भी कंटिनेंट पार्ट भी है, ये सारे कंटिनेंट पार्ट किसमें आएंगे, भूमंडल में, भूमि वाले पार्ट में, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट नीला कलर दिख रहा है ये आपका किसमें आएगा, हाइड्रोस्फीयर। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। तो दो मेन पार्ट तो आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहे हैं कि लिथोस्फीयर दिख रहा है और ये आपका जल वाला भाग आपको हाइड्रोस्फीयर दिख रहा है। एक पार्ट आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, वो है वायुमंडल। मतलब यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन जो हम सांस लेते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पौधों के साथ भी ऐसा ही होता है, रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन के समय वो ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो रात में उनका सिस्टम करके हम हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधों का, इसके प्लांट्स का इससे दूसरे तरीका हो जाता है, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह से आपने देखा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, मतलब जिसमें तीनों का संगम हो। अब जो हमारा अर्थ है, ग्लोब में भी आप देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाया गया है, ये देखिए ग्लोब, पूरा ग्लोब जो है ये इसमें दिखाया गया है कि हमारे कौन कौन से जो कंटिनेंट्स हैं इसमें और कौन कौन से आपके ओशियंस हैं। तो ओशियन और कंटिनेंट्स में तो स्फीयर में हार्ड पार्ट आएगा आपका। हार्ड पार्ट में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें प्लेन्स भी आएंगे, प्लेटूज भी आएंगे, रिवर भी आएंगे, वो सॉरी
आपके माउंटेन्स भी आएंगे और स्टोन्स वगैरह और सोइल पार्टिकल्स भी इसमें आएगा। अब जो मोस्टली पार्ट है हमारे अर्थ का, जो मोस्टली पार्ट है वो किससे ढका हुआ है, वाटर से ढका हुआ है। जो वाटर इस पर ज्यादा है 71% वाटर, जबकि 29% अर्थ एरिया है, जो मतलब हमारा भूमि वाला एरिया है वो 21% है। तो इस तरह से जो वाटर है इसमें ज्यादा कंसिस्ट है, देख भी रहे होंगे आप, और जो भूमि वाला भाग है वो कम है। तो जो पहला हम देखते हैं हमारे कंटिनेंट्स किस में आएंगे, लिथोस्फीयर में आएंगे। जो लिथोस्फीयर है उसमें जो पहला हमारा कंटिनेंट दिया है वो यूरोप और ये एशिया कंटिनेंट है। लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया कंटिनेंट। एशिया कंटिनेंट में ही हम है कौन, इंडिया। इंडिया हमारा किसमें है, एशिया कंटिनेंट में है। और मैंने आपको 3 मेन इमेजिनरी लाइंस बताई थी, जो कि इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल नहीं है। तो इसके विषय में मैंने बताया था कि जो बीच से जाती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो नॉर्थ पार्ट से जाती है वो ट्रॉपिक, सॉरी बीच से जाती है वो इक्वेटर है, जो नॉर्थ पार्ट से जाती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। वाइल जो साउथ पार्ट से निकलेगी 23.5 डिग्री पर, वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा होगी। तो यहाँ पर जो एशिया कंटिनेंट में से जो निकलती है रेखा, जो लाइन, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के 8 राज्यों से जन्म होकर निकलती है। तो इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके किस में निकलती है, एशिया कंटिनेंट से निकलती है। उसके साथ साथ एशिया कंटिनेंट में ये देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया कंटिनेंट में से ली जाती है, ठीक है, और ये भारत में से ली जाती है। तो इस तरह से भारत किसमें है, एशिया कंटिनेंट में। अगर ये है इक्वेटर, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ क्या है, हिमालय, हिमालयन ओशियन, हिमालय माउंटेन है, और इसके इस तरफ ये क्या है, इंडियन ओशियन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो एशिया कंटिनेंट है उसमें विशाल पर्वत है या बड़ा पर्वत है कौन सा, हिमालय है। उसके बाद एशिया और यूरोप जो कंटिनेंट है वो भूमि वाले एरिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको जो डिवाइड करता है, जो पर्वत डिवाइड करता है, उस पर्वत का क्या नाम है, यूराल। यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। तो इसमें जो मेन चीजें हैं वो आपको कौन सी ध्यान रखनी है कि एशिया कंटिनेंट सबसे बड़ा कंटिनेंट है, हिमालय और यूराल इसमें पर्वत है। उसके अलावा इसमें हमारा इंडिया भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलती है, इससे इस साइड क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे बड़ा कंटिनेंट हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कंटिनेंट है वो कौन सा है, यूरोप कंटिनेंट। अब यूरोप और एशिया दोनों को शामिल करके बोला जाता है तो यूरेशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कई बार यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। ये यूरोप हो गया, इसके साथ साथ एशिया। तो यूरोप प्लस एशिया दोनों को जब संयुक्त रूप से बोला जाता है, एक साथ बोला जाता है, तो यूरेशिया बोला जाता है। जो यूरोप कंटिनेंट है ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड में, और ये ऊपर से आर्कटिक सागर से, नीचे की तरफ से मेडिटेरियन सी से, और यहाँ से अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। ये इसकी सिचुएशन आपको, स्थिति इसको दिख रही होगी, क्योंकि जो एशिया कंटिनेंट है वो इंडियन ओशियन से और इधर पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। ओके, तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट, ये लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट नहीं, सॉरी, ये स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पे है, सेकंड स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट। ओके, तो लार्जेस्ट कंटिनेंट आपका एशिया हुआ, और जो सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है वो यूरोप। ओके, यूरोप। उसके बाद आपका जो तीसरा कंटिनेंट आता है वो है अफ्रीका कंटिनेंट। कौन सा, अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट है सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट, कौन सा, सेकंड।
और ये आपका लार्जेस्ट कंटिनेंट फर्स्ट नंबर पे हो गया। ये कंटिनेंट आपका फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट। अब जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारे कौन सी लाइन है, इक्वेटर। इक्वेटर इसके मिडल में से जा रही है और दो लाइनें हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो कंटिनेंट है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अफ्रीकन कंटिनेंट। आप देख रहे होंगे जो अफ्रीका कंटिनेंट है वो इधर अटलांटिक ओशियन से, हाँ इंडियन ओशियन से, इधर मेडिटेरियन सी से, तो मोस्टली ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है चारों तरफ से। और इसमें से तीनों लाइनें जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एकमात्र ऐसा कंटिनेंट जिसमें से तीनों लाइनें जाती हैं। इसमें जो माउंटेन है वो एटलस माउंटेन है और इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जहाँ तो बहुत कम वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, तो वो एरिया आपका अफ्रीका में है। उसके बाद जो रिवर है, रिवर कौन कौन सी है यहाँ पे, नील रिवर, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर जो है वो भी इसमें से फ्लो होती है, तो ये नील रिवर है। तो इस तरह से अफ्रीका कंटिनेंट सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट, इसको ब्लैक कंटिनेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्लैक कंटिनेंट? एक तो रीजन ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े कलर उनका डार्क होता है, काले रंग के होते हैं, और दूसरा यहाँ भूखमरी भी ज्यादा होती है। भूखमरी से मतलब यहाँ अनाज की कम, गरीब देश, गरीब कंटिनेंट है, गरीब देशों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो इसको ब्लैक कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है आपका नॉर्थ अमेरिका, थर्ड नंबर का कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका आपका कहाँ लाइज करता है, आपका मोस्टली नॉर्थ साइड में लाइज करता है। देखिए जितना भी मोस्टली पार्ट लैंड का है, भूमि का जितना भी ज्यादातर भाग है वो कहाँ जा रहे हैं, ज्यादातर भाग आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं। नॉर्दर्न मतलब जो ध्रुव में बताए थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है, इससे ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो पार्ट है लैंड एरिया है वो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसी तरह से ये नॉर्थ अमेरिका भी किसमें है, नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये आपका ज्यादा पार्ट इसका भी नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एशिया कंटिनेंट मोस्टली आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये। और ये थर्ड नंबर पे है। जो रॉकी माउंटेन है वो यहाँ से निकलता है, रॉकी माउंटेन और अपलेशियन माउंटेन्स है, ये दोनों माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है। जो यूएसए कंट्री है, वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री, जिसके जो प्रेसिडेंट है श्री ट्रम्प, तो ट्रम्प की यूएसए से है। यहाँ के एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में होती है ये दोनों भी, यूएसए और कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका में डेवलप्ड कंट्रीज है। तो यहाँ के ये पर्वत आपने देखे, रोकी माउंटेन और अपलेशियन माउंटेन, मोस्टली ये इस हेमिस्फीयर में है। इसके इस साइड पैसिफिक ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन। इस तरह से ये नॉर्थ अमेरिका आपका हुआ। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों एक पतली भूमि की रेखा से मिले हुए हैं, और पतली सी एरिया है यहाँ पर, बिल्कुल ही जो इन दोनों को जोड़कर भूमि का एरिया है, दोनों में पानी है। और यहाँ से जो एक नहर निकाली गई है जिसको पनामा नहर कहते हैं। कौन सी नहर, पनामा नहर। तो इसका जो नाम है उसको पनामा इस्थमस भी कहा जाता है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाली जो बीच की रेखा है उसको पनामा इस्थमस कहा गया है, क्योंकि ये एक नैरो लाइन है। इस्थमस मतलब नैरो लाइन ऑफ लैंड व्हिच कनेक्ट्स टू
लार्ज वाटर बॉडीज, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ती है। तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली रेखा हो गई पनामा इस्थमस। उसके बाद में आपका 4th नंबर पे अंटार्कटिका भी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साउथ अमेरिका। कौन सा कंटिनेंट आ रहा है? साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका है वो आप देखेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा आता है, और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट ये लॉन्गेस्ट थी, और यहाँ पर लार्जेस्ट नदी है उसका नाम है अमेजन रिवर। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या मतलब है? लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में कितनी दूर तक वो बहती हुई जाती है, और लार्जेस्ट मतलब ऐसे अपवाह क्षेत्र बोलेंगे, उसका बेसिन बोलेंगे, मतलब कितने चौड़े एरिया में बहती हुई वो रिवर जाती है, तो इसको हम अमेजन रिवर बोलते हैं। क्या रिवर नाम है इसका? अमेजन रिवर। साउथ अमेरिका साउथर्न हेमिस्फीयर में है, और जो नदी निकलती है यहाँ से उसका नाम क्या है? अमेजन रिवर, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें जो पर्वत है वो कौन सा है? एंडीज पर्वत। यहाँ रॉकीज माउंटेन है, यहाँ कौन सा है? एंडीज पर्वत है। तो इस तरह से एंडीज पर्वत, एंडीज जो है वो आपका कहाँ है? साउथ अमेरिका में। वो कहाँ है ये? साउथर्न हेमिस्फीयर में। आप इसकी शेप देखोगे तो आपको इसकी शेप कैसी लगेगी? कैरेट जैसी शेप लगेगी। इसके जो नेविंग एरिया देखेंगे इस साइड आपको पैसिफिक ओशियन है, यहाँ इसका एटलांटिक ओशियन है, और नीचे भी कौन सा है? ये दोनों ओशियंस मिले हुए हैं, तो इसका पार्ट में दिख रहा है यहाँ पे इसका एटलांटिक ओशियन और इधर पैसिफिक ओशियन। इस तरह से आप देख रहे हो जो ये है अमेरिका है, ये भी ज्यादातर पार्ट इसका इससे ढका हुआ है, वाटर से ढका हुआ है। जबकि आपको अफ्रीका कंटिनेंट के विषय में क्या होता है कि ये इसका चारों तरफ से जो पार्ट है वो वाटर से ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है, ठीक है। तो ये आपका साउथ अमेरिका। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है अमेजन रिवर है, वो यहाँ से जाती है। और इसके अलावा ब्राजील यहाँ का मुख्य देश है, ब्राजील यहाँ का रियो डी जेनेरो ब्राजील है, साउथ अमेरिका में है। इसके बाद सबसे जो छोटा कंटिनेंट है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, और ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट आप देखोगे कि ये भी चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? वाटर से। और वाटर से घिरा हुआ होने के बावजूद इसका जो एरिया है वो बहुत छोटा है, और इसको एक आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइलैंड कंटिनेंट। Island continent. Australia continent is also called island continent because it is surrounded by water bodies like oceans, Indian Ocean, Pacific Oceans. Okay, तो इस वजह से इसको ये कहा जाता है। उसके बाद डब्लिन यहाँ की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसको आइलैंड कंटिनेंट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंटिनेंट, जो अंटार्कटिका कंटिनेंट है वो मोस्टली उसका जो पार्ट है उसमें है साउदर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये जो है ये फ्रोजन टाइप कंटिनेंट है, एक जमा हुआ कंटिनेंट। मतलब यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी होती है। ग्लेशियर ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या होता है? बड़ा सा एरिया बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा ग्लेशियर कहलाते हैं। जैसे बर्फ के जैसे पहाड़ होते हैं, पत्थरों के पहाड़ होते हैं, जैसे बर्फ के पहाड़ को हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर कहेंगे। जो पिघल पिघल के जब वो चलते हैं तो उनमें से रिवर्स निकलती है। तो इस तरह से अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है वो फ्रोजन कंटिनेंट है।
फ्रोजन पार्ट है यहाँ पे, और इसको व्हाइट कंटिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट कंटिनेंट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्हाइट जो है बर्फ होती है और यहाँ पर ये कंटिनेंट हमेशा बर्फ से ढका होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रोजन या व्हाइट कंटिनेंट। अब यहाँ पर रहना संभव नहीं है, तो दुनिया भर के लोग यहाँ पर रिसर्च अपने संस्थान यहाँ पर लगाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट लगाते हैं। और भारत के भी यहाँ पर 2 संस्थान हैं, एक मैत्री और दूसरा दक्षिण गंगोत्री। 2 हमारे लिए यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एक मैत्री और दूसरा दक्षिण गंगोत्री। इतने टेम्परेचर इनका इतना कम होता है इस कंटिनेंट का कि यहाँ पर कोई रह नहीं सकता। दैट्स व्हाई इस वजह से यहाँ पर रहने के पर्पज से नहीं, सिर्फ रिसर्च के पर्पज से इस कंटिनेंट पे जाते हैं। और हमारे यहाँ पर 2, मैंने बताया दक्षिण गंगोत्री और मैत्री नाम से 2 रिसर्च सेंटर है यहाँ पे। यही आपने अभी किसके विषय में देख लिया? सारे कंटिनेंट्स के विषय में आपने देख रहे हैं। ठीक है, अब जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक रह गया कि जो माउंटेन्स है वो सबसे ऊंचा कौन सा है, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट माउंटेन या हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन? हाँ, आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी जो ऊंचाई है वो बताई जाती है height of Mount Everest is एवरेस्ट की हाइट है वो कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, लगभग 9000 के करीब, 9 किलोमीटर पृथ्वी से ऊंचाई। तो यहाँ पे एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो इंडिया से थे, were the first men to climb the highest mountain peak Mount Everest on the planet of Earth। planet of Earth मतलब पृथ्वी ग्रह पर जो सबसे ऊंची पीक है माउंटेन की, उस पर चढ़े थे कब? 29 मई 1953, 29 मई 1953 को। जिनको तेवई है जापान की थी ये, वो फर्स्ट वुमेन थी जो इस पर सबसे पहले चढ़ी थी और ये गई थी 16 मई 1975 को। कब गई थी? 1975, 16th May 1975। The first Indian woman to climb the highest peak of on 23rd 1984 was the Bachendri Paul। जो सबसे पहले इंडियन वुमेन थी जो इस पर गई थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। वो 23 मई 1984 को गई थी, 1984 को। इस तरह से पहली महिला गई 1975 में, भारतीय महिला गई 1984 में, और पहला व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे गया वो कौन थे? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था इथेस्मस। इथेस्मस जो कि मैंने बनाना इथेस्मस में बताया था कि नैरो लाइन ऑफ लैंड।
नैरो लाइन ऑफ लैंड ये आपकी क्या होगी, इथेस्मस, जबकि नैरो लाइन ऑफ वाटर, दो देश हैं उनके बीच में अगर नैरो लाइन ऑफ वाटर है तो उसको क्या कहेंगे, स्टेट, और अगर नैरो लाइन ऑफ लैंड है तो उसको इथेस्मस कहेंगे। क्लियर कि अगर भूमि लाइनें हैं बीच में से दो कंटिनेंट्स के या दो देशों के बीच में तो उसको इथेस्मस कहा जाएगा, जो ज्वाइन कर रहा है दूसरे लैंड एरिया को, दूसरे एक लैंड एरिया को दूसरे लैंड एरिया से। क्लियर, इथेस्मस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस, तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली है। और उसके बाद स्टेट, स्टेट क्या है, ये आपकी नैरो लाइन बिटवीन टू लैंड मासेस और नैरो लाइन ऑफ वाटर, वाटर बॉडीज की नैरो लाइन होती है, सी और ओशियंस की, जो दो लैंड मासेस को जोड़ती है, जैसे इंडिया और श्रीलंका। इसमें नाम पूछा है, नेम द स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो स्टेट है इसको हिंदी में बोलेंगे जल संधि। ठीक है, तो जल संधि का नाम बताइए, तो इसका नाम रहेगा पाक स्टेट। क्या नाम है इसका, पाक स्टेट। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल संधि है उसको ये एलके पाक स्टेट, स्टेट। ओके, इसके बाद है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर आपका कंप्लीट हो गया और हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर से पहले आपको एक कंटिनेंट्स की साइज देखनी होगी। जो सबसे बड़ा कंटिनेंट मैंने अभी बताया एशिया है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर सॉरी एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से सेकंड नंबर पे यूरोप, और उसके बाद आपका अंटार्कटिका और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस तरह से ये साइज थी आपकी कंटिनेंट्स की। उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर से क्या मतलब है, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल हिंदी में इसको बोलेंगे। और जो आपको बताएंगे कि मोस्टली पार्ट हमारा जो अर्थ है वो किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, और इसमें मैंने बताया कितना परसेंट, 71%। जो 71% है वो किससे, वाटर है टोटल अर्थ पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। लेकिन जितना भी वाटर है वो उसमें से ज्यादातर भाग इसमें है ओशियंस में, और ओशियंस का जो पानी है वो खारा होता है। तो 97.2% ओशियंस में स्टोर है। जितना भी पानी है उसका ज्यादातर भाग इसमें स्टोर है, ओशियंस में स्टोर है। वो उसमें भी उसके बाद जो 2.8% है, सिर्फ 2.8% है वो आइस शीट और ग्राउंड वाटर के लेवल का है। जो मतलब आइस शीट मतलब जो बर्फ की सील है उसमें जो है, या फिर ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर है। इसके अलावा जो बाकी बचा हिस्सा है, और बाकी बचे हिस्से में 97.2 और ये है 2.77। ये 2.8% हो गए। यहाँ पे 2.77% है जो कि आपका फ्रेश वाटर है, आपका ये स्टोर्ड इन आइस शीट और ग्राउंड वाटर है। ये 3% एरिया, 7.2 जो ओशन का होगा, बाकी का जो बचा है इसमें है आपका आइस शीट और ग्राउंड वाटर है। और इस आइस शीट और ग्राउंड वाटर में भी ओनली 0.03% आपका फ्रेश वाटर, यानी कि जिस पानी को हम यूज कर सकते हैं वो फ्रेश वाटर के रूप में काउंट किया जाएगा, जिसको पी सकते हैं, पेयजल कह सकते हैं हम। तो वो आपका सिर्फ कितना है, 0.03% है।
ओके, तो इस तरह से मोर देन 90% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशंस एंड टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज में हम इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, और इसमें क्या क्या आएगा, ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, जो वेल्स है वो भी इसी आएंगे, ठीक है, ट्यूबवेल्स है। तो ये हाइड्रोस्फीयर वो एरिया जो कि वाटर बॉडीज को कंसिस्ट करता है, जिसमें शामिल होते हैं वाटर बॉडीज। हाइड्रोस्फीयर ये तो 97% से भी ज्यादा ओशन में है, और ओशन का पानी में होता है साल्टी है, ह्यूमन यूज के लिए नहीं। मेन ओशियंस कौन कौन से, मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर दे आर इंटरकनेक्टेड, जो है सारे इंटरकनेक्टेड है। अब इसमें जो ओशियंस है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ओशियंस, फर्स्ट ओशन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन में इंडिया के नीचे होने की वजह से इंडिया कंट्री के जो पहला किसी कंट्री के नाम पर जो पहला ओशन है वो इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये इंडिया से नीचे वाले एरिया में है। उसके अलावा हम अगर सबसे बड़े कंटिनेंट की बात करें तो देखिए, सॉरी ओशन पे देखो दो होंगे पार्ट आपके, एक ओशन और एक कंटिनेंट। तो ओशन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं। हाइड्रोस्फीयर में जो पार्ट है हमारा पैसिफिक ओशन का, तो पैसिफिक ओशन को हम दो पार्ट में, जैसे कि हमने पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसी तरह नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। जो ऊपर की तरफ है उसको नॉर्थ बोलेंगे, नीचे की तरफ वाले को साउथ पैसिफिक ओशन बोलेंगे। जो सबसे बड़ा ओशन है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। देखो आप, बहुत बड़ा एरिया है इसका, पूरा इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है, नीचे तक भी पूरा एरिया पैसिफिक ओशन में है। दो पार्ट में मैंने बताया इसको डिवाइड कर रखा है। जो पैसिफिक ओशन है लार्जेस्ट ओशन है, वाटर बॉडीज है, ठीक है। और इसमें एक होता है सबसे ऊंची जगह, एक होती है जमीन में सबसे नीची जगह। तो सबसे नीची जगह है मारियाना ट्रेंच, मारियाना खाई, और वो आपकी पैसिफिक ओशन में है, जो सी लेवल से लगभग 11 किलोमीटर नीचे है, ठीक है। और अभी हमने किसका पढ़ा था, हिमालय माउंटेन का पढ़ा था, जो सी लेवल से कहाँ है, लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है, मतलब लगभग 9 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से सबसे जो नीचे स्थान है वो आपका पैसिफिक ओशन में, और जो सबसे ऊंचा स्थान जो सी लेवल से है वो आपका माउंट एवरेस्ट है, वो आपका एशिया कंटिनेंट में, ठीक है। तो इस तरह से सी लेवल है, कहीं भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप जाओगे तो जो एलिवेशन मतलब ऊंचाई जो नापी जाती है वो आपकी हमेशा सी लेवल से नापी जाती है, क्लियर। सी लेवल ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में इक्वल होता है, और सी लेवल से ऊपर की तरफ कोई कंटिनेंट कितनी ऊंचाई पे है, कोई जगह कितनी ऊंचाई पे है, वो सब सी लेवल से नापी जाती है, क्लियर। तो ये आपका पैसिफिक ओशन था, जिसमें मारियाना ट्रेंच है। 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो आप देखोगे वो सारा का सारा इसने घेरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ओशन है वो है आपका अटलांटिक ओशन। जो अटलांटिक ओशन है वो भी काफी एरिया में फैला हुआ है, तो इसको भी दो नाम दे रखे हैं। ग्लोब में आप देखोगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, तो वही इक्वेटर से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से ये आपका ओशन हो गया। उसके बाद ओशन के बाद जो साउथ अटलांटिक ओशन है, इसकी जो शेप है वो एस टाइप के, किस टाइप के है, एस। देखिए आप देखेंगे यहाँ से ये एस शेप में होता है जो अपना साउथ अटलांटिक ओशन है वो। उसके बाद ये किस साइड से घिरा हुआ है, यहाँ से देखो ये नॉर्थ अमेरिका से, यहाँ साउथ अमेरिका से इस साइड, ये यूरोप से यहाँ पे
आपका अफ्रीका से। तो ये इसके नेबरिंग जो एरिया है उसको बताया गया है। तो ये आप जब ग्लोब उठा के रखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन का मैंने बताया, इंडियन ओशन आपका कहाँ है, इंडिया के नीचे वाले एरिया में है। इधर अफ्रीका है, ऊपर की तरफ एशिया है, इस साइड इसके ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपका इंडियन ओशन हो। उसके बाद इंडियन ओशन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों होकर निकलते हैं। जो अटलांटिक ओशन है उसमें से तीनों आपकी रेखाएं, और पैसिफिक ओशन से भी तीनों रेखाएं होकर निकलती हैं। उसके बाद है आपका साउदर्न ओशन, ये जो साउदर्न पार्ट में वो साउदर्न ओशन है, ठीक है। और इसमें ये जो ऊपर की तरफ है ये है आर्कटिक ओशन, ग्रीनलैंड की तरफ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो आर्कटिक ओशन है। ये वाला, ये जो ओशन है ये आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे मेन ओशंस हैं। आर्कटिक ओशन में बेरिंग स्ट्रेट नाम से एक शैलो वाटर बॉडी है, और नैरो स्ट्रेच है, नॉर्थ पोल पे है, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोशिया से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आता है एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उसमें लेयर्स है। एटमॉस मतलब मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, एटमॉस मतलब जो स्फेयर्स ऑफ द अर्थ है, लेयर्स ऑफ द अर्थ है। एटमॉस एटम जिसमें हमने पढ़ा था वेपर, मतलब पानी से संबंधित जो बातें आएंगी वो आपकी किसमें आएंगी, सॉरी, जो आपकी वायु से संबंधित बातें होंगी वो आपके एटमॉस्फेयर में होंगी। एटमॉस्फेयर में आपको जो है गैसेस इसमें काउंट होती हैं, और जो एटमॉस्फेयर है वो सराउंडेड गैस के लेयर से सराउंडेड होता है। और अर्थ में ये जो पृथ्वी में है, पृथ्वी के वायुमंडल में 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसमें कुछ लेयर्स हैं, जिसमें पहली ट्रोपोस्फेयर है, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर मतलब शोक सीमा शुरुआती, जैसे ही हम ऊपर जिसमें बादलों का बनना, बारिश होना, और ये जो शुरुआत से लेकर मतलब हमें पृथ्वी जो दिखाई देती है उससे लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक की दूरी तक जो दिखाई देती है वो है ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है ट्रोपोस्फेयर? इस तरह से ट्रोपोस्फेयर होगी 8 से 16 किलोमीटर तक जो लेयर हमें दिखाई देंगी। तो इस तरह से 8 से 16 किलोमीटर तक ये एरिया आपका थर्मोस्फेयर में, जिसमें दैनिक गतिविधियां होती हैं, बादलों का बनना। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल कहते हैं, जिसमें कि आपके एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होंगे। उसके बाद थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लेयर है उसको मेसोस्फेयर कहा जाता है, और मेसोस्फेयर को हिंदी में मध्य मंडल भी कहा जाता है। थर्मोस्फेयर को बाह्य मंडल, इसको शोक मंडल, ये समताप मंडल, मेसोस्फेयर को मध्य मंडल और थर्मोस्फेयर को बाह्य मंडल कहा जाता है। तो इससे जो अंतरिक्ष में जाता है वो
थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर बने हैं, तो इसको वायुमंडल कहा जाता है। थर्मोस्फेयर का मेसोस्फेयर मतलब मध्यमंडल। इस तरह से ये सारे मंडल दिखाए गए हैं यहाँ पे। आपने देखा जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो होते हैं यहाँ पे, तो उनका पिन है वो, और यहाँ पे जो दूसरी ये जो आपके उनका पिन मेटल्स है वो दिखाए गए हैं। इस तरह से पूरे इसमें बताया गया है कि किस तरह से किस लेयर में क्या होता है, ठीक है। और जो हमारे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे इस एरिया में ज्यादा होती है। हमारे जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो 78% इसमें नाइट्रोजन होती है और 21% इसमें ऑक्सीजन होती है। जो बाकी गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, रेयोन है, ये जो बाकी गैसेज है इनका थोड़ा परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, तो बहुत कम मात्रा में ये हमारे यहाँ मिलती है इस एरिया में। एटमॉस्फेयर में 1% की होती है। ओजोन और अदर का ऑक्सीजन हमारे ब्रेथ के लिए बहुत ही जरूरी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो ये प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होती है। जो हमारा प्लानिट है उसको भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब माउंटेन्स पर जाते हैं माउंटेनियर, तो उसमें उनको ऑक्सीजन की कमी होती है। जो ऊंचाई पर हम जाते जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो अपने साथ गैस सिलेंडर भी लेके जाता है। ओके, उसमें एक चीज ये रह गई थी कि जो डबलिंग कोस्ट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट है, उसमें इंडेंटिंग कोस्ट लाइन है। इंडेंटिंग मतलब कटा फटा है। जैसे कि हमारे गुजरात है, गुजरात में भी ऐसी है कि कहीं अंदर की तरफ जा रहा है घूमने का एरिया, कहीं बाहर निकल रहा है, तो ये पानी के साथ साथ देखेंगे आप इस तरह से कटा फटा है। इक्वल नहीं होने की वजह से यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा होता है। किसके लिए? पोर्ट के लिए। पोर्ट मतलब बंदरगाहों के लिए। ये यहाँ पे शिपिंग का या और दूसरे काम के लिए ये जो तट होता है बहुत ही अच्छा होता है। जैसे फिशिंग के लिए, तो फिश का पालन करना हो या फिशिंग करनी हो, तो उसके लिए ये जो कोस्ट लाइन है बहुत ही अच्छी है। दूसरे देशों के साथ व्यापार करना हो तो यहाँ पे जहाजों को खड़ा किया जा सकता है, और उन जहाजों के लिए ये एक नेचुरल क्या है, पोर्ट का काम करती है। ठीक है, इस तरह से इंडेंटेड कोस्ट लाइन का मतलब कटाफटी कोस्ट लाइन। ठीक है, अब लास्ट बचा हमको एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इन सबसे मिलकर जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर में सारी चीजें मिलेंगी आपको। बायो मतलब लाइफ, मैंने बताया था, वे सारी चीजें न्यू लाइफ के लिए नेसेसरी होती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, और इन सबका कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर, जिसमें हम पॉसिबल है हम लोग क्या करें, जीवन यापन कर सके। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अमीबा से लेकर हाईएस्ट मैमल हो, बहुत बड़ी वेरी क्यों ना हो, इन सबके लिए कुछ जीवन के लिए आवश्यक चीजों की आवश्यकता होती है, और इसी वजह से वह सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? बायोस्फीयर में मिलती हैं। तो बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ land, water and air. It is in this zone that life that is unique to the planet exists. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to host mammals. Okay, all the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. मतलब सबके सब इसी पर डिपेंड है बायोस्फीयर पे। सबके सब
बायोस्फीयर पे डिपेंड है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सब किसी भी जीव के जिंदा रहने के लिए वो सब चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कि प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स आपके जिंदा रहते हैं और लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट होती है। क्लियर? I hope that you will understand this lesson. If there is any problem, you can call me. Okay? Bye bye. See. Okay. Then.